भारतीय इतिहास की जब भी बात होती है, एक क्षेत्र का नाम बार बार सामने आता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने असल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत तय की है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अविश्वसनीय सफर में उतरते हैं और इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर आधुनिक शक्ति बनने तक की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। जरा इस बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कथन पर गौर करते हैं। भारत के इतिहास में यदि किसी राज्य ने सबसे अधिक प्रभाव डाला है तो वो है उत्तर प्रदेश। सच कहूं तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि एक ठोस ऐतिहासिक सच है। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि इस क्षेत्र का प्रभाव कितने विशाल पैमाने पर रहा है। आज हम इस सफर को कैसे तय करेंगे? यहाँ एक छोटा सा रोड मैप है। पहले एक परिचय, फिर वैदिक युग की सभ्यता, उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय, गुप्त साम्राज्य का शानदार स्वर्ण युग और आखिर में मध्यकालीन राजनीतिक शक्ति का दौर। ये सफर असल में एक आध्यात्मिक केंद्र से लेकर एक पूर्णशाही ताकत बनने तक का है। तो चलिए पहले खंड यानी उत्तर प्रदेश के एक परिचय से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आखिर इस परिचयात्मक युग ने भारत की उस मूलभूत सांस्कृतिक पहचान को कैसे गढ़ा जिसे हम आज जानते हैं। अब इस जगह का ऐतिहासिक वजन देखिए। ये सिर्फ किसी एक कालखंड तक सीमित नहीं है। मतलब ये वो भूमि है जहां रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने जन्म लिया। यहीं पर भगवान बुद्ध ने दुनिया को अपना पहला उपदेश दिया। आगे चलकर ये विशाल मुगल साम्राज्य की राजधानी बना और फिर भारत की आज़ादी की क्रांति की असली चिंगारी भी तो यहीं से उठी थी। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत के इतिहास का हर बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं से होकर गुजरा है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, हमारे दूसरे खंड की तरफ, वैदिक युग की सभ्यता। इस भूमि की प्राचीन जड़ें खंगालने पर एक बेहद समृद्ध और जीवंत समाज उभरकर सामने आता है। दरअसल प्राचीन वैदिक काल में भूगोल ने ही इतिहास की पटकथा लिखती थी। विशाल और शक्तिशाली गंगा और यमुना नदियों के बीच बिल्कुल सुरक्षित रूप से बसा ये उपजाऊ दोआब क्षेत्र स्वाभाविक रूप से आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र बन गया। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, इन्होंने खेती और जीवन को ऐसा कमाल का स्थायित्व दिया जिसने एक महान सभ्यता के विकास की मजबूत नींव रख दी। अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, बौद्ध धर्म का उदय। वैदिक जड़ों से निकलकर ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे ये खास भौगोलिक केंद्र अचानक से एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन के पालने में बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इस आध्यात्मिक क्रांति का फैलाव एकदम चमत्कारी था। शुरुआत होती है सारनाथ से, जहां भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। और फिर जरा सोचिए, सिर्फ उस एक बिंदु से शुरू होकर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं महाजनपदों की सीमाओं को पार करती हुई पूरे एशियाई महाद्वीप में फैल गई। मतलब एक छोटे से स्थानीय उपदेश ने कैसे एक पूरी दुनिया का आध्यात्मिक नक्शा बदल दिया। और यहीं से हमारी कहानी एक आध्यात्मिक शांति से निकलकर सीधे शाही और सांस्कृतिक उपलब्धियों के सर्वोच्च शिखर की ओर मुड़ जाती है। हमारा चौथा खंड, गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग। मौर्य साम्राज्य और उसके बाद गुप्त साम्राज्य का आना भारतीय इतिहास में एक ऐसा समय लेकर आया जो इतना ज्यादा समृद्ध और उन्नत था कि इतिहासकार इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। ये वो दौर था जब कला, विज्ञान और समाज अपनी पूर्ण चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। इस शानदार युग ने यहाँ के परिदृश्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक नहीं मिटी है। एक तरफ विशालकाय अशोक स्तंभ खड़े किए गए, जो आज भी उस दौर की भव्यता और ताकत की गवाही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राचीन विश्वविद्यालयों और शिक्षा के केंद्रों का अद्भुत विकास हुआ। ये सिर्फ तलवारों और सेनाओं का युग नहीं था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और वास्तुकला की उपलब्धियों का असली स्वर्ण युग था। खैर, इन सब के बीच मन में एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है। एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र से पूर्ण राजनीतिक सत्ता तक की ये यात्रा वास्तव में हुई कैसे? जिस इलाके की पहचान शुरुआती दार्शनिकों, सन्यासियों और शांतिपूर्ण उपदेशों से होती थी, वो अचानक से राजनीतिक प्रभुत्व और सत्ता का अंतिम अखाड़ा कैसे बन गया? इस दिलचस्प सवाल का जवाब हमें इतिहास के अगले पन्ने पर मिलता है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें खंड की ओर, मध्यकालीन राजनीतिक शक्ति। आइए इस बड़े और नाटकीय बदलाव की असली वजहों को उजागर करते हैं।
अगर हम समय के इस पहिए को एक साथ देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। प्राचीन काल में गंगा यमुना के बीच आर्य सभ्यता का बसना, फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ में बुद्ध का उपदेश, उसके बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का शानदार स्वर्ण युग, और फिर एंट्री होती है मध्यकाल की, जहां ये पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक शांति से छलांग लगाकर पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति और सत्ता के एक केंद्रीय नाभिक में बदल जाता है। लेकिन जमीन पर ये नई राजनीतिक वास्तविकता दिखती कैसी थी? दरअसल पूरा परिदृश्य ही बदल गया था। अब यहाँ बड़े बड़े और अभेद्य मध्यकालीन किले बनने लगे थे। दिल्ली सल्तनत के विस्तार ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से अपने राजनीतिक नियंत्रण में ले लिया था। जौनपुर की भव्य मस्जिदों का निर्माण और हलचल से भरे पुराने बाजारों की स्थापना, मतलब पहले जो आध्यात्मिकता की शांति थी, वो अब सत्ता की खनक, व्यापार के शोर और वास्तुकला की हलचल में पूरी तरह तब्दील हो चुकी थी। तो अंत में ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है। प्राचीन महाकाव्यों, वैश्विक धर्मों और विशाल मध्यकालीन साम्राज्यों को जन्म देने वाली ये भूमि आज भी आधुनिक भारत की नियति को कैसे आकार दे रही है। प्राचीन वैदिक काल से लेकर आज़ादी की क्रांति तक के इस जबरदस्त ऐतिहासिक वजन को देखते हुए एक बात तो तय है, ये सिर्फ किताबों में दर्ज बीता हुआ इतिहास नहीं है। ये हमारे वर्तमान और भविष्य की वो धड़कन है जो आज भी गूंज रही है।